हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रीडिंग नेवर लास्ट। दिस इज निखिल। आज की जो मेरी मूवी रिव्यू रहेगी और एक्सप्लेनेशन रहेगी मूवी की, वो रहेगी 2013 में एक मूवी आई थी, उसका नाम था प्रिजनर्स। तो ये जो मूवी है ये एक्चुअली यूएस में शूट हुई थी इस मूवी की। और ये जो मूवी है वो एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मिस्ट्री मूवी है जो कि काफ़ी डार्क रहने वाली है। और इस मूवी में आप देखोगे कि मतलब बहुत सारे आपको थ्रिल मिस्ट्री मिलेंगे और बहुत ही ग्रिपिंग और काफ़ी एज पे रखने वाली मूवी है, काफ़ी एज पे रहेंगे आप। और इस मूवी में आपको ये भी दिखेगा कि लास्ट में एक सुपर मिस्ट्री और एक सुपर ट्विस्ट आता है इस मूवी में, तो आप वो भी देखोगे। ओवरऑल इस मूवी में आपको ये देखने को मिलेगा कि दो फ्रेंड्स होते हैं, उनकी बच्चियां जो है वो एक डिनर के बाद खो जाती है। तो कैसे वो लोग उनको अपने बच्चियों को ढूंढते हैं, उनको क्या क्या करना पड़ता है और आगे क्या मिस्ट्री होती है, किसने उनको उनको किडनैप किया होता है और कैसे वो उसका राज पता करते हैं और क्या क्या वो चीज़ें करते हैं अपनी बेटी को पाने के लिए, क्या वो उनको फाइंड कर पाते हैं या नहीं कर पाते, यही क्वेश्चन है। और आगे और भी मिस्ट्री रहेगी इस मूवी की। ऑलराइट, सो आप मूवी की रिव्यू को जरूर देखना और काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है ये भी। प्लॉट के बारे में जानते हैं जो ये मूवी है। तो होता क्या है कि शुरू में एक सीन दिखाते हैं। बेसिकली ये जो सीन है वो यूएस में एक स्टेट होता है पेंसिल्वेनिया। तो पेंसिल्वेनिया में एक जगह है फेयरमाउंट सर्कल। तो ये जो मैंने मूवी का आपको बताया था कि इसमें जो किडनैपिंग होती है वो उसी फेयरमाउंट सर्कल में होती है। तो अब आते हैं कहानी पे। कहानी का ये जो प्लॉट है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि प्लॉट क्या होता है। तो उसमें ओपनिंग सीन में ये दिखाते हैं कि एक फादर और उसका बेटा एक डियर हंटिंग कर रहे होते हैं। एक जंगल जैसा एरिया होता है और वहाँ पे काफ़ी विंटर्स का, आप कह सकते हैं विंटर्स का मौसम होता है और स्नो वाला टाइम होता है वो, ठीक है। तो जो बेटा दिखाते हैं सीन में कि जो बेटा है वो एक उसका नाम होता है रैल्फ। तो जो रैल्फ होता है वो जो है डियर को हंट करता है, ठीक है। अब उसका जो बाप है वो उसके बगल में होता है। तो बाप उसको बोलता है कि वाह क्या शॉट मारा तुमने और क्या हंटिंग की है, और आप जो है मतलब अपने जो ग्रैंडफादर है उसकी लेगेसी को आप आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो। तो ये सब बातें होती है। और उस डियर हंटिंग से पहले मतलब जो इस कहानी की जो मेन कैरेक्टर है कैलर, जो कि रैल्फ के फादर होते हैं, तो वो जो कि मेन कैरेक्टर है कैलर, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है इस फिल्म के। आगे और भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स आएंगे। तो वो क्या करते हैं, कोई भी ऐसा हंटिंग वाला काम करने से पहले जो है मतलब भगवान को एक प्रार्थना करते हैं, क्षमा याचना करते हैं कि भाई हम जो आगे काम करने जा रहे हैं उसके लिए आप हमें माफ़ कर देना, ऐसा ठीक है। तो अब जब वो डियर हंटिंग कर लेते हैं फिर वो क्या करते हैं, उस डियर को जो हंट करते हैं फिर वो अपने गाड़ी में आपने कभी एक गाड़ी देखी होगी, बड़ी सी ट्रक जैसी गाड़ी होती है और पीछे उसकी डिक्की होती है और आगे दो ही सीटर गाड़ी होती है। तो उस टाइप की गाड़ी है उनके पास। तो उस गाड़ी के पीछे डिक्की में वो एक डियर को बिठा के लेके जाते हैं जिसको उन्होंने मार दिया होता है, ठीक है, हंटिंग की होती है। करते करते वो आगे निकलते हैं अपने घर की तरफ। और जो रास्ता होता है वो थोड़ा ऊपर नीचे पहाड़ी वाला एरिया होता है, इसलिए उसका नाम फेयरमाउंट सर्कल है। तो थोड़ा ऊपर नीचे वाले जगह होती है, बहुत ही सुंदर लोकेशन है और पेंसिल्वेनिया है जगह का नाम। तो वहाँ पे अपने वो घर पहुँचते हैं और पीछे एक जो है आरवी बोलते हैं। आरवी आपने कभी एक वैनिटी वैन देखा होगा जैसे फिल्म स्टार्स वगैरह यूज़ करते हैं। तो एक आरवी एक वैनिटी वैन की तरह होता है, ठीक है। तो एक वो आरवी जो वैन होती है वो उनका पीछा कर रही होती है कि मतलब ये कैसे आगे जा रहे हैं और तो कहाँ तक आगे जाएंगे। उनके घर तक वो पीछा वो जो वैन है वो करती है। तो वो अपने घर पहुँच जाते हैं उस डियर को हंटिंग करने के बाद। अब जैसे ही डियर को हंटिंग वाला काम होगा फिनिश हो जाता है, फिर वो एक पूरी फैमिली के साथ, जो कैलर की फैमिली है, पूरी फैमिली है, उसकी फैमिली में मतलब जो कैरेक्टर्स मैं आगे बताऊंगा उसके एक बड़ा बेटा होता है रैल्फ और एक बेटी होती है जिसका नाम होता है एना। और वही बेटी है जो बाद में हो जाएगी, वो मैं आगे आपके बताऊंगा आपको। तो जो है वो आगे फिर जाते हैं, ठीक है। अब आगे वो बगल में उनके एक फ्रेंड होते हैं जो बहुत शुरू से उनके फ्रेंड है, जब से उनकी शादी हुई थी तब से उनके फ्रेंड है। उनका नाम है फ्रैंकलिन बर्च।
तो वो बगल में जाते हैं और उस दिन जो एक स्पेशल डे होता है, डियर की जो हंटिंग होती है, वो एक स्पेशल डे होता है यूएस में, दैट इज कॉल्ड थैंक्स गिविंग डे। तो थैंक्स गिविंग डे में क्या होता है कि जो फ्रेंड्स हैं वो आपस में मतलब एक दूसरे को ऐसा गिफ्ट जो है एक थैंक्स गिविंग करते हैं, कुछ खाने के लिए भी लेके जाते हैं। तो ऐसा वो जाते हैं उनके अपने फ्रेंड के घर, बर्ड्स के घर जाते हैं और सबसे हाई हेलो होता है और फिर हाई हेलो होता है, फिर जो एना है और जो जॉय है, आई मीन जो एना जो उनकी बेटी है केलर की, और जॉय जो बेटी है वो बर्च फैमिली की बेटी है, ठीक है, जो मैंने बताया था कि केलर के फ्रेंड है। तो वो दोनों जिद करते हैं कि हमें थोड़ा मतलब डिनर से पहले ही तो हमें थोड़ा बाहर जाना है घूमने के लिए, ऐसा ऐसा। तो वो एना अपनी मम्मी से पूछती है क्या मैं बाहर जाऊँ, तो जो उसकी वाइफ है, केलर की वाइफ है, वो बोलती है कि हाँ भाई आप जाओ बाहर और जो है अपने मतलब कि भाई बहन के साथ ही जाना, मतलब अपने बड़ों के साथ ही जाना बाहर। तो फिर वो लोग बाहर चले जाते हैं। आगे जब वो बाहर जाते हैं तो फिर ये 4 जने होते हैं। तो आगे आगे रोड पे वो वॉक कर रहे होते हैं और जो वो वैन बताई थी मैंने, आरवी वैन, वो उन दोनों के घर के जो बर्च फैमिली है और जो केलर फैमिली है, जो मेन कैरेक्टर है, उन दोनों के घर के बीच में वो खड़ी रहती है वो वैन, ठीक है। तो अब वो बर्च फैमिली जो है उसके वहाँ से वो निकलते हैं और आगे कहीं पे वॉक कर रहे होते हैं उसी रोड पे, जो फेयरमाउंट सर्कल का रोड है, ठीक है। तो आगे होते हैं एना और जॉय, जो कि छोटी बच्चियाँ होती हैं। जॉय जो मैंने बताया था बच्ची जो उसकी है बर्च फैमिली की, फ्रैंकलिन की बेटी है, और जो एना है वो केलर की बेटी है। तो ये दोनों आगे होते हैं और उनके पीछे होते हैं एलिजा जो कि बड़ी बेटी होती है बर्च फैमिली की, और जो बड़ा बेटा होता है रल्फ, वो होता है एलिजा के साथ पीछे। तो ये दोनों आगे जाते हैं और वो देखते हैं कि दोनों बच्चे खेलते खेलते आगे एक वैन की तरफ पहुंच गए हैं, व्हाइट वाली वैन, जो वही मैंने बताया था पहले, तो मिस्ट्री वैन बताई थी मैंने, ठीक है। तो वो उसके आगे पहुंचते हैं, खेलते हैं और वो जिद करते हैं कि नहीं भाई हम अब इसके ऊपर चढ़ेंगे। उसमें एक सीढ़ी भी लगी होती है वैन में, ठीक है। तो अब जो है वो दोनों जाते हैं, जो पीछे होते हैं रैल्फ और एलिजा, फटाफट से उनको निकालते हैं वहाँ से कि नहीं आप ऊपर मत चढ़ो, ऐसा ऐसा। और फिर वो लोग थोड़ा सा आगे आते हैं। जैसे ही आगे आते हैं तो फिर एलिजा को एक आवाज़ आती है वैन से, वो कहते हैं कि कुछ आवाज़ आ रही है, रैल्फ को बोलती है। तो रैल्फ कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ आवाज़ नहीं है, जो भी है अब होने तो देखा जाएगा। फिर वो लोग अपना वापस घर आ जाते हैं, ठीक है। अब वापस घर आने के बाद वो लोग डिनर करते हैं। डिनर फिनिश होने के बाद फिर अगेन वो जो उसकी बेटी है, केलर की बेटी है एना, वो जिद करती है कि मुझे जाना है अपनी एक रेड विसल लेने, क्योंकि मेरी होगी थी क्या मैं जॉय के साथ चले जाऊँ। तो वो कहते हैं हाँ आप चले जाओ। अगेन आप जो है अपने भाई और जो आपकी जो एलिजा है उसके साथ ही रहना, दोनों अपने बड़े भाई बहनों के साथ ही रहना। तो फिर मैंने बताया था कि वो बाहर चले जाते हैं बिना भाई बहन के अपने, और वो वहाँ से उसी रोड के पास जब बाहर जाते हैं तो वो कहीं पे मिसिंग हो जाते हैं, ठीक है। अब आगे इसी पे पूरी कहानी की प्लॉट है कि कैसे वो इन दोनों को मतलब वो सेव कर पाते हैं या नहीं कर पाते, और क्या मिस्ट्री और क्या क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं। एक सुपर ट्विस्ट भी बताऊंगा, एकदम लास्ट में आएगा। उससे पहले जो मिस्ट्री जो है, इसकी जो पूरी मिसिंग की जो मिस्ट्री है वो तो सॉल्व हो ही जाएगी, लेकिन एक सुपर ट्विस्ट है जो आई मीन बहुत लोगों ने मिस कर दी होगी, तो मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही अच्छा ट्विस्ट है वो, और बहुत ही डीप ट्विस्ट है, ठीक है। ऑलराइट, तो अब मूव करते हैं आगे इस फिल्म के कैरेक्टर्स पे। मूवी के जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो इटसेल्फ, जो मेन कैरेक्टर मैंने बताया था केलर, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, बहुत ही स्पिरिचुअल कैरेक्टर उनका रहा है शुरू से ही। जब से वो बचपन से अपने डैड को फॉलो करते हुए आए थे, तो वो एक बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन है और अपनी बेटी का बहुत ख्याल रखते हैं। बेटी से उनको बहुत प्यार है, एना से बहुत प्यार है, और एना को वो एक रेड विसल देते हैं, जिसको वो कहते हैं कि जब भी तुम्हें कुछ प्रॉब्लम होगी तो यू विल क्राई फॉर हेल्प। तो वो एक घंटी, एक रेड कलर की घंटी है, जो बहुत स्पेशल घंटी उनको दी होती है, उन्होंने अपनी बेटी को दी होती है। तो वो एक बड़ा एक आगे इसका एक सिग्निफिकेंस आएगा इस मूवी का, राइट। तो जैसे मैंने बताया कि वो बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, फिल्म के पूरे फिल्म तक छाए रहते हैं ये। तो आपको इनको देखने में बहुत मजा आएगा, जब आप इनको जरूर ध्यान से देखना इनके कैरेक्टर को। ओके, कैरेक्टर है हमारे केलर के जो केलर की जो वाइफ है, आई मीन उनका नाम है ग्रेस।
और जो ग्रेस है अगेन बहुत ही एक केयरिंग वाइफ है और उनको भी अपने बच्चों से बहुत प्यार जैसे सबको होता है अपने बच्चों से। और उनके बाद फिर जो उनका बड़ा बेटा है रैल्फ और फिर उनकी जो बेटी है एना जो आगे मिसिंग हो जाती है। तो ये इनकी फैमिली है। ये मतलब इन टोटल जो है ये 4 लोग थे फैमिली में, ठीक है। इस कैरेक्टर ऑब्वियसली जो जैसा मैंने बताया था कि वो एक अपने फ्रेंड के घर जाते हैं, मतलब जब से उनकी मैरिज हुई थी कैलर की तब से वो उस फ्रेंड के साथ अपने एक एक उनकी अच्छी फ्रेंडशिप है। उनका नाम है फ्रैंकलिन बर्च। तो बर्च की फैमिली में से भी एक जो उनकी छोटी बेटी है जॉय वो भी आगे मिसिंग होगी। ये दोनों साथ में ही मिसिंग होते हैं, एना और जॉय। तो जैसा मैंने बताया था कि जो फ्रैंकलिन है वो भी अगेन बहुत ही केयरिंग नेचर के और थोड़े आपको वो ऑब्वियसली अफ्रीकन जो है उनका मतलब की शक्ल जैसे लगते हैं, अफ्रीकन लगते हैं, अफ्रीकन फैमिली से ही होते हैं बेसिकली। और तो ये उनकी फैमिली में फिर मैंने बताया आपको कि जॉय और उनकी एक बड़ी बेटी होती है जिसका नाम होता है एलिजा, ठीक है। और अगेन जो उनकी वाइफ का नाम होता है नैन्सी। तो ये जो है बर्च की फैमिली होती है, ठीक है। अब कहानी का जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है जिनका नाम है डिटेक्टिव लॉकी, जो कि आपको इनको देखने में बहुत मज़ा आएगा। और यही आगे जो है इस केस को टेक ओवर करते हैं जब वो मिसिंग हो जाती है एना और जॉय। तो ये पूरी इन्वेस्टिगेशन करते हैं और काफ़ी कुछ मिस्ट्रीज भी है इनसे रिलेटेड जो कैसे ये सॉल्व करते हैं, ठीक है। कैरेक्टर है इस मूवी की, उनका नाम है होली जोन्स। और जो होली जोन्स जो है वो एक्चुअली एक बचपन में उनका एक बेटा कैंसर से मर जाता है। तो फिर वो एक और उनका हस्बैंड भी जो है वो अराउंड 2008 में उनकी डेथ हो जाती है। तो वो एक आंट है एक लड़के की जिसका नाम होता है एलेक्स जोन्स। और वो उसी को पालती हैं बचपन से। आगे इनके बारे में आगे आपको और पता चलेगा, मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। मूवी के जो नेक्स्ट कैरेक्टर है उनका नाम है एलेक्स जोन्स। जैसा मैंने बताया था कि जो उनकी आंट है उनका नाम है होली जोन्स, जो इनको अडॉप्ट करती है जब उनका एक बेटा कैंसर से मर जाता है। तो वो थोड़ा अकेलापन महसूस करते हैं, ऐसा जो मूवी में दिखा रहे हैं। हमारे नेक्स्ट कैरेक्टर है बॉब टेलर। तो जो बॉब टेलर है वो भी एक मेंटली चैलेंज जैसे ही पर्सनैलिटी है जो कि आगे भी उनका राज खुलेगा। तो ये एक वन ऑफ द, मैं आपको बता ही देता हूँ, वन ऑफ द एक सस्पेक्ट होते हैं जो कि किडनैपिंग में जो है मतलब इनको सस्पेक्ट किया जाता है। मूवी के एक्सप्लेनेशन पे आते हैं कि जब वो बच्चे खो गए तो जब वो बच्चे खो गए थे तो आगे क्या हुआ था। ऑलराइट, तो अब उसके बाद क्या हुआ था, वो सारे जो हैं जो पेरेंट्स हैं दोनों कैलर फैमिली और जो बर्च फैमिली है दोनों अपने बच्चे को ढूंढने के लिए बाहर निकलते हैं। और काफ़ी रात का समय भी होने लग जाता है। तो वो ढूंढते हैं, उनको बहुत आवाज़ लगाते हैं, अपने जो रैल्फ को डांटते हुए हैं कि आपने कैसे उनको बिना अपने साथ लिए जो है मतलब वो चले गए, मतलब ऐसे चले गए, आपने कैसे उनका साथ भी दिया, कैसे उनका साथ छोड़ दिया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमने साथ नहीं छोड़ा, हमें तो पता नहीं चला कि डिनर तक हमें पता नहीं चला कि कैसे वो गायब हो गए, ऐसा। तो ढूंढते बहुत उनको ढूंढते हैं। फिर उसी सीन में आके दिखाते हैं लॉकी को, डिटेक्टिव लॉकी को इंट्रोड्यूस करते हैं। वो कुछ डिनर कर रहे होते हैं, उनको एक कॉल जाती है कि ऐसा ऐसा हुआ है, एक किडनैपिंग हुई है। तो लॉकी तुरंत जो है वो असिस्ट करने के लिए जाते हैं, एक पेट्रोलिंग करते हैं। पेट्रोलिंग करते करते उनको जो है एक जो है आरवी वैन जो है वो मिलती है कहीं पे। एक बारिश भी हो रही होती है तो एक गोल चक्कर पे उनको आरवी जो वैन होती है वो मिलती है। आरवी के वैन में एक बार बड़ा अजीब सा बंदा निकलता है जिसने चश्मा पहना होता है, बहुत ही अजीब सा एक हैंडीकैप मेंटली चैलेंज बंदा होता है, उसका नाम होता है एलेक्स। काफ़ी देर तक वो इंटरोगेशन करते हैं लेकिन उनको कुछ नहीं पता क्योंकि वो एक मेंटली चैलेंज बंदा होता है। इसके बाद जो है कैलर काफ़ी गुस्से में आ जाते हैं। वो कहते हैं कि आपने जो है उससे इंटरोगेट किया लेकिन आपने उनको छोड़ दिया, कैसे आप उनको छोड़ दिया, आप कैसे कह सकते हो कि वो मेंटली चैलेंज है जबकि वो गाड़ी भी ड्राइव खुद ही कर रहा था, आपने देखा। तो ये बात कह के वो जो है वो लॉकी जो कहता है कि हाँ हमारे पास कुछ ज़्यादा एविडेंस नहीं निकल पाए उससे पूछने पे, तो हमने उसको छोड़ दिया, ऐसा। अब इस गुस्से में कैलर के दिमाग में ये आता है कि नहीं, मैं ये इन्वेस्टिगेशन अब खुद से करूँगा। उसको पुलिस पे जो है ट्रस्ट यहाँ से हट जाता है। तो आपको याद होगा मैंने बताया था कि वो एक बहुत धार्मिक पर्सन है। तो ये एक शिफ्ट उनका जो नेचर चेंज होता है यहाँ पे
जब उनका खुद का जो बच्ची है वो किडनैप हो जाती है। आगे मूवी में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। लॉकी जो है, जो डिटेक्टिव है, वो जब वो देखते हैं कि केलर काफ़ी परेशान है, तो वो खुद से इन्वेस्टिगेशन फिर से चालू करते हैं वहीं से जहाँ से उन्होंने छोड़ा था, और फिर वो रात में निकलते हैं। और रात में क्या करते हैं, जो उस एरिया में, फेयर माउंट के एरिया में, वो कुछ उनको एक सोर्स से पता चलता है कि उस एरिया में 9 किडनैपर्स रहते हैं जो कि काफ़ी एक्टिव रहे थे। तो फिर वो सबको खंगालते हैं। वो फिर वो सबको खंगालते हैं और फिर उनको फिर फाइनली रात का टाइम हो रहा होता है, तब एक वो घर में जाते हैं, और वो एक प्रीस्ट का घर होता है जिसका नाम है फादर डन। तो फादर डन जो है वो एकदम बेहोश पड़े रहते हैं शराब पी के, और कुछ उनको होश नहीं होता, उनका दरवाज़ा खुला रहता है। तो लॉकी एक डिटेक्टिव के नाते अंदर घुस जाते हैं कैसे भी, और घुसते घुसते साइड में जो है उनके कमरे के आगे जब वो जाते हैं तो उनको एक फ्रिज दिखाई देता है, फ्रिज वाला एरिया, जो कि थोड़ा मिस्ट्री सा एरिया लगता है, एक मिस्टीरियस एरिया लगता है। और उस फ्रिज के पीछे एक छोटा सा दरवाज़ा होता है जो कि एक नीचे बेसमेंट की तरफ जाता है। तो वो फ्रिज को हटाते हैं और नीचे बेसमेंट की तरफ जाते हैं, और बहुत अंधेरा होता है। वो टॉर्च लेके जाते हैं और नीचे जैसे ही जाते हैं तो वहाँ पे एक अजीब सा चीज़ देखते हैं, बहुत ही पुराना जो है एक लाश, एक डेड बॉडी देखते हैं, जिस बहुत ही पुराना, ऑलमोस्ट लगता था जैसे पता नहीं, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 4-5 साल पुराना एक डेड बॉडी वहाँ पे पड़ा हुआ है, जिसने एक लॉकेट पहनी है, मेज की लॉकेट। मेज मैं आपको बता देता हूँ, मेज का मतलब होता है भूल भुलैया। तो भूल भुलैया जो है एक लॉकेट की जो एक जो वो होती है, एक जो एक कहते हैं ना कि सिक्के जैसा जो पहनते लोग, तो वो एक चीज़ जो है उसने पहनी होती है एज ए सिक्के के रूप में, मतलब एक चेन होती है और मेज के जो शेप में वो पहनी होती है। तो वो वहाँ पे ये चीज़ नोटिस करते हैं। उसके बाद फिर वो ऊपर आते हैं, बेसमेंट से ऊपर आते हैं, तो फिर वो प्रीस्ट को खंगालते हैं कि भाई तूने क्या किया है, भाई तू सच से बता, तूने उसको क्यों मारा और कैसे मारा। तो प्रीस्ट ने पूरा मतलब काफ़ी राज खोला कि देखो ऐसा हुआ था कि इस बंदे ने कन्फेस किया मेरे यहाँ आके कि इसने 16 बच्चों को मारा है, तो खुद का बेटा मर गया था, तो इसने इस वजह से उसको मारना चालू कर दिया ऐसा। ये उसने कुछ ऐसी एक बात बताई, और फिर उसके बाद जो है मतलब वो जो लॉकी है वो वापस आ जाता है। उसके बाद एक सीन और चल रहा होता है साथ में, जहाँ पे ये दिखाते हैं कि केलर जो है वो प्लान करता है एलेक्स को किडनैप करने का। तो फिर वो रात में निकलता है, और जैसे ही वो वो अब मतलब कि एलेक्स की आंट के घर पहुँचता है, तो वो देखता है कि एलेक्स बाहर एक कुत्ते को बाहर वॉक कराने लेके जा रहा है। तो जो केलर होता है वो गाड़ी में होता है, गाड़ी से निकलता है, और थोड़ी सी बारिश भी हो रही होती है, तो फिर वो बाहर निकलता है। फिर वो उसको फॉलो करता है एलेक्स को आगे रोड पे। तो फिर वो ये देखता है कि एलेक्स जो है वो एक गाना गा रहा है, जिंगल, जो कि डिनर में जो है जब वो डिनर हुआ था बॉयज़ फैमिली के साथ, जो फर्स्ट डिनर हुई थी थैंक्सगिविंग डे पे, तो वहाँ पे उनकी जो दोनों बच्चियाँ हैं, एना और जॉय, वो एक जिंगल गाते हैं। ठीक है, वो जिंगल आप जो है मूवी में सुन लेना, बड़ा अच्छा सा जिंगल है। 10-11 वर्ड का एक जिंगल होगा, या 8-9-10 वर्ड का एक जिंगल होगा ऐसा। तो फिर वो एक्चुअली बर्ड्स रिक्वेस्ट करता है दोनों बच्चों को कि आप एक जिंगल गाओ, आज बहुत अच्छा दिन है। तो वही जिंगल ये गुनगुना रहा होता है वहाँ पे जब वो। तो अब क्या होता है कि केलर को शक हो जाता है इस पे कि भाई ये जिंगल कैसे गा रहा है, ये जिंगल तो मेरी बच्चियों ने उस दिन गाया था ऐसा। तो उसको उस पर शक हो जाता, तो थोड़ा शक हो ही जाता है कि भाई इसी बंदे ने कुछ करा है। तो वो बहुत उसको पीटता है, मारता है, बहुत टॉर्चर करता है, ऐसा बहुत कुछ करता है। अपने पुराने घर में, अपने फादर के पुराने घर में लेके जाता है, वहाँ पे उसको टॉर्चर करता है, वहाँ पे उसको बंदी बना लेता है। ठीक है, और फिर उसके बाद उधर जो है लॉकी जो डिटेक्टिव है उसकी भी इन्वेस्टिगेशन चालू रहती है। और फिर वो क्या करता है, अपने सिस्टम में पिछले 30 साल की जो किडनैपिंग है उसको सर्च मारता है। तो पता चलता है कि 1987 में किडनैपिंग हुई थी, सिमिलर काइंड ऑफ किडनैपिंग हुई थी, और जो किडनैपिंग हुई थी उस बंदे का नाम था बैरी मिलार्ड। अब फिर ये होता है कि फिर वो क्या करता है, जो बैरी मिलार्ड एक किडनैप हुआ था एक बंदा, उसकी माँ के घर जाता है। ठीक है, और वो उसकी माँ बताती है कि वो भी ऐसे ही किडनैप हुआ था जैसे ये दोनों बच्चे हुए थे, आर्मी के पास से। जो है अपना इन्वेस्टिगेशन काफ़ी आगे फिर से कंटिन्यू करता है, और वो बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि हो क्या रहा है। तो फिर वो क्या करता है, फिर से एक डेटा निकालना चाहता है कि जिसमें वो ये पता कर सके कि किसी ने कोई बच्चों के बारे में कुछ कोई जानकारी लेनी चाहिए, या कुछ बच्चों को करा है, या कुछ मतलब बच्चों के कोई किडनैपिंग से रिलेटेड कुछ काम करा है, कोई कुछ क्लोथ खरीदे हैं, या कोई दुकान पे आसपास आया है।
तो उससे पता चलता है कि हाँ एक बंदा आया था कुछ दिन पहले, तो एक दो दिन पहले, और उसने बच्चों के कपड़े मांगे थे उस एक शॉप से। तो एक लड़की होती है जो वहाँ पे शॉपकीपर होती है, वो उसको बोलती है कि हाँ एक बंदा आया था और ये बंदा अभी यहाँ से गया है, थोड़ी देर पहले बच्चों को कपड़े लेके। अब लॉकी उसको फॉलो करता है उसके घर तक, और लॉकी उसके घर में जो है उसको थोड़ा पूछता है। वो भी एक थोड़ा सा मेंटली चैलेंज बंदा ही होता है, उसका नाम होता है बॉब टेलर, जैसा मैंने बताया था पहले। तो ये बंदा भी थोड़ा सा मेंटली चैलेंज होता है, और इस बंदे को आई मीन वो फिर अंदर उसको मतलब हथकड़ी पहना के नीचे गिरा देता है और पूछता है कि भाई तू बच्चों के कपड़े क्यों खरीदता है और ऐसा काम क्यों करता है। तो वो कुछ बोलता नहीं है, कुछ जवाब नहीं देता है। ऐसा करते करते फिर वो उसके घर में से कुछ फाइंड करता है। उसके घर में से एक बक्से में से आई मीन सांप वगैरह मिलते हैं। आप यकीन नहीं करोगे, सांप मिलता है और कुछ बच्चों के कपड़े मिलते हैं जिसमें कुछ ब्लड लगा होता है, जो कि बाद में पता चलता है कि वो एक सुअर का ब्लड था, पिग का ब्लड था। तो ऐसा उसके बाद फिर जो है लॉकी उसको आई मीन अगेन लॉकअप में लेके आता है। उसको काफ़ी इन्वेस्टिगेशन करता है, उसको टॉर्चर करता है कि भाई तू बता भाई क्या हुआ है, आई मीन तू कोई राज बता जो तूने दबा के रखा हुआ ऐसा। तो वो नहीं बताता है। तो और वो कुछ मतलब ड्राइंग सा करता है, मतलब मेज़ की ड्राइंग, भूल भुलैया की ड्राइंग करता है पेपर पे, लेकिन वो फिर भी जो है वो सही से बताता नहीं है। तो अब लॉकी को बहुत गुस्सा आता है। लॉकी का पेशेंस यहाँ पे लूज हो जाता है। तो लॉकी भी अब केलर की तरह ही पेशेंस लूज करता है। तो दोनों का नेचर ऑलमोस्ट सेम दिखाया गया है फिल्म में, कि दोनों एक पॉइंट पे आके जो है अपना पेशेंस लूज कर जाते हैं। तो लॉकी जो है वो हाथापाई के चक्कर में वो क्या होता है कि उसके पास बंदूक जो है वो बॉब टेलर के पास पहुंच जाती है। तो बॉब टेलर अपने आप को खुद को मार लेता है। तो फिर अब कहानी थोड़ी सी और कॉम्प्लिकेट हो जाती है, और जो पुलिस वाले लोग हैं, तो जो भी पुलिस वाले जो वहाँ पे लोग रहते हैं, वो लॉकी को कहते हैं कि भाई ऐसा कैसे हो गया और कैसे वो मर गया। ठीक है। तो फिर एक पुलिस वाला जो उसका हेड होता है लॉकी का, वो उसके पास आता है और कहता है कि ये देखो लॉकी, वो मेज़ का एक पिक्चर बनाया उसने, वो हो सकता है तुम्हारे लिए हेल्पफुल हो, और वो मरने से पहले बनाया था। तो लॉकी उसको लेके थोड़ा टेंस हो जाता है कि भाई ये क्या है, मैं इसको कैसे समझूं। लॉकी के दिमाग में ये भी चल रहा होता है कि बहुत दिन से केलर और जो है एलेक्स वो दिख नहीं रहे हैं, आखिर उनका हुआ क्या। तो उसको भी कुछ शक होता है बीच में। इसी दौरान आई मीन उसको शक भी होता है कि भाई क्या हुआ उन दोनों के बीच में। काफ़ी देर से वो ना एलेक्स दिखाई दे रहा है ना केलर दिखाई दे रहे हैं। तो वो थोड़ा सा शक उसको एलेक्स में होता है। वो उसको फॉलो भी करता है, आई मीन एक शॉप के आसपास फॉलो करता है, एक शराब की दुकान के आसपास फॉलो करता है, और पूछता भी है कि भाई आप जो है वो शराब पीने तो नहीं गए थे, आप तो कहीं और गए थे, ऐसा वो फॉलो करता है। तो कहते हैं कि नहीं, मैंने 9 साल से शराब नहीं पी है और आज मुझे लगता है कि ये सही टाइम है शराब पीने का, क्योंकि मैं बहुत परेशान हुई हूँ, ऐसा। फिर वो वहाँ से निकल जाता है। और उसी बीच में फिर जो है जब लॉकी ऑफिस आता है अपने स्टेशन पे, तो फिर वो उसको बहुत सारे क्लूज नहीं मिलते हैं, जैसे मैंने बताया था। तो वो काफ़ी परेशान होता है, और वो अपने सिस्टम वगैरह सब कुछ जितने भी क्लूज उसने इन्वेस्टिगेशन किए थे, सारे क्लूज वगैरह वो फेंकते रख जाता है। ऐसा फेंकते उसको एक मेज़ वाली पिक्चर दिखाई देती है। वही मेज़ वाली पिक्चर जो उसने एक डेड बॉडी में देखी होती है प्रीस्ट डन के यहाँ पे। तो अब उसको थोड़ा ये कुछ समझ में आता है कि भाई ये वही मेज़ की फ़ोटो है, भूल भुलैया की फ़ोटो जो मैं उसने एक वहाँ पे देखी थी, लास्ट में देखी थी फादर प्रीस्ट के वहाँ पे। ऐसा है लॉकी फाइंड कर लेता है। तो यहाँ पे उस आई मीन सेकेंड सीन एक और चल रहा होता है, जहाँ पे ये दिखाया जाता है कि जो एलेक्स है वो कुछ एक हिंट देता है, और वो आई मीन ऐसे बोलता है कि वो भूल भुलैया में है। आई मीन वो दोनों जो है जॉय और एना, वो एक भूल भुलैया में है। तो अब इस बात का जो है केलर के दिमाग में स्ट्राइक करता है, और वो जाता है उनकी आंट के घर, होली जोन्स के घर जाता है, और वहाँ पे जो है दरवाज़ा खटखटाता है, और जो होली जोन से वो गेट खोलती है और उनको अंदर बुलाती है कि आप आओ अंदर, और चाहे वह जो ऐसे वो पीते हैं। फिर वो कुछ बात करता है कि मतलब ये भूल भुलैया के जो है मुझे काफ़ी सपने आते हैं, ऐसा कुछ बोलता है। तो फिर वो जो है उसकी आंट को ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती है। फिर वो वापस आ जाता है। तो वापस आता है तो उसको एक कॉल आती है कि जॉय मिल गई है, और वो हॉस्पिटल में होती है। जब मिल जाती है हॉस्पिटल में, तो हॉस्पिटल में वो बोलती है सबको कि मैंने जो है इनकी आवाज़ सुनी थी केलर की, वहाँ पे जहाँ पे मैं थी, ऐसा।
अब जो है उसको शक होता है कलर को कि इसको अगर अब मेरी आवाज़ आई थी वहाँ पे, क्योंकि मैं तो कोई और रूम पे ऐसा गया ही नहीं हूँ, मैं तो एक ही रूम पे गया था लास्ट, जो होली जोन्स के घर में गया था, जो उसकी आंट है एलेक्स की। तो वापस से वो भागता है एलेक्स आंट के घर, ऐसा एलेक्स आंट के घर जैसे ही जाता है तो फिर वो मतलब वो इस टाइम वो ये बोलता है कि मैं एक जो है आपका घर मैं थोड़ा ठीक कर दूंगा, कुछ कारपेंटिंग का काम कर देता हूँ ऐसा। तो कैसे भी घुसना चाहते हैं अंदर ये राज जानने के लिए कि भाई वो है कहाँ पे। वो समझ चुका होता है कि इसी होली जोन्स है, यही इसीलिए किडनैप करा हुआ है, ऐसा इन दोनों को। और जो है मतलब कैसे भी जो है जॉय जो है वो इस जो है मतलब होली जोन्स के चंगुल से छूट के अपने आप आ गई, लेकिन उसकी बेटी, खुद की बेटी एना नहीं आई, ऐसा। तो वो अपनी बेटी को सर्च करने के लिए वहाँ जाता है, ऐसा। तो फिर दोनों में थोड़ा बहुत ऐसे ही हाथापाई नहीं होती है, मतलब होली जोन्स बोलती है कि आप वो हथकड़ी पहन लो और मेरे साथ चलो। उधर कहता है प्लीज़ मुझे बता दो एना कहाँ पे है, ऐसा। तो वो कहती है ठीक है बताती हूँ, चलो मेरे साथ बाहर। तो बाहर गराज के पास जाती है, एक गराज सा होता है, वहाँ पे उसके पति का एक बहुत ही पुराना विंटेज कार होता है, गार्डन एरिया जैसा होता है वहाँ पे, और उसके नीचे एक सुरंग जैसी होती है, आई मीन एक गड्ढा जैसा होता है। तो वहाँ पे उसको ढकेल देती है, कहते हैं कि तुम जाओ नीचे और वहाँ पे तुम्हारी जो है बेटी को मैं तुम्हें जो तुम्हारी बेटी है उसको मिलवाता हूँ, लेकिन वो उसकी बेटी उस गड्ढे में नहीं होती है। फिर वो वहाँ से चली जाती है, और उसी दौरान जब वो उसको लेके आ रही होती है कलर को उस गड्ढे के पास, अपने गाड़ी के एक गड्ढे के पास जहाँ पे गाड़ी के नीचे एक गड्ढा होता है, वो होता है, उससे पहले वो उसको एक स्नेक का जो जूस है वो पिलाती है। तो स्नेक का जूस का जो आई मीन जो एक रिलेशन है वो जो मतलब काफ़ी फ्लैशबैक में भी है कि मतलब जो उसका जो हस्बैंड था वो भी ऐसे काम करता था, मतलब कुछ लोगों को स्नेक का जूस पिलाता था बच्चों को। तो आगे आप समझ ही गए हो कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। वही जो डेड बॉडी थी जो डन के यहाँ मिली थी, वो इन्हीं की डेड बॉडी थी। तो मैंने बताया कि वो इन्हीं की डेड बॉडी थी, डेट मीन्स कि वो होली जोन्स का हस्बैंड था, जो कि डन के घर पे एक लाश मिली थी। ठीक है, तो ये एक मिस्ट्री तो यहाँ सॉल्व हो गई कि जो किडनैपर्स थे, ओरिजिनल किडनैपर्स थे, वो यही थे। अब आगे ये होता है कि लॉकी भी फटाफट आता है, उसको पता चलता है कैसे कि कैलर भी जो है वो होली जोन्स के घर गया हुआ है। तो वो भी फटाफट आता है होली के घर वो आता है, और वो देखता है कि घर जो है ऑटोमेटिक खुल गया है, और होली जो है वो एना को किसी रूम में, दूसरे रूम में एक इंजेक्शन कर रही है, कुछ इंजेक्ट कर रही है। आई मीन हो सकता है कि वो जहरी हो स्नेक का, ऐसा। तो फिर वो उसको इंजेक्ट कर रही होती है, इतने में वो गोली चला देता है। उसको दिख जाता है लॉकी को जो है वो होली जोन्स को जो है वो फाइंड कर लेता है कि वो इंजेक्शन लगा रहा है, और उसको वो गोली मार देता है। काउंटर में होली भी इसको गोली मारती है, जो इसके यहाँ पे लगती है आँख के आसपास, और लेकिन जो उसकी गोली होती है वो उसको लग जाती है, तो होली जोन्स वहीं पे उसकी डेथ हो जाती है, वो मर जाती है। और वो तुरंत अपने बच्चे को तुरंत जो है वो एना को लेके वहाँ से भागता है। हालांकि वो बहुत ही बहुत ही इंटेंस सिचुएशन होता है वहाँ पे, और वो कैसे भी उसको खुद ही नहीं चोट लगी होती, फिर भी वो अपने जो है मतलब एना को लेके पहुँचता है, आई मीन वहाँ पे हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल में फिर वो लास्ट में वो मिल जाती है और वो ठीक ठाक हो जाती है, और लॉकी भी ठीक ठाक हो जाता है, ऐसा। तो ये थी पूरी मूवी की स्टोरी, जो कि आई मीन बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ग्रिपिंग स्टोरी है। अब मैं आगे मूवी की कुछ मिस्ट्रीज खोलूँगा, जो आपको बताऊँगा कि क्या हुआ था एक्चुअली, क्या मिस्ट्री थी। तो यही है कि जो होली जोन्स है और उसका हस्बैंड है, ठीक है, उनका एक बेटा था, उनका एक बेटा था जो कि कैंसर से काफ़ी पहले मर चुका था। अब उसने क्या किया था, अब मतलब भगवान के प्रति, जो क्रिश्चियन गॉड है उनके प्रति लड़ाई छेड़ दी थी कि भाई अगर हमारा बच्चा अगर जो है ऐसे मर गया है तो हम भी जो है मतलब भगवान को चैलेंज करेंगे, हम भी भगवान के अगेंस्ट है, ऐसा। इस चक्कर में दोनों पति पत्नी किडनैपिंग करना चालू कर देते हैं। उसी फेयरमाउंट एरिया सर्कल में काफ़ी किडनैपिंग करते हैं। उसमें से अब मैं आपको राज खुलता हूँ, एलेक्स जोन्स जो है वो उसका नाम था, जो ओरिजिनल नाम था वो था बैरी मिलर, जो मैंने बताया था कि 30 साल पहले बच्चे का किडनैप हुआ था। तो इन्होंने उस बंदे को किडनैप किया हुआ था और रखा हुआ था, और नाम इसका एलेक्स जोन्स रख दिया था, ठीक है। अब ये जो किडनैपिंग हुई थी ये 1987 में हुई थी, ठीक है। उसके कुछ तीन हफ्ते बाद एक और किडनैपिंग होती है। आप गैस कर सकते हो वो किडनैपिंग किसकी होती है, वो होती है बॉब टेलर की।
तो बॉब टेलर का जो उसका जो मेंटल स्टेट है वो वहीं से चेंज होता है। तो सेकंड जो किडनैपिंग थी वो 3 हफ्ते बाद 1987 के 3 हफ्ते बाद होती है बॉब टेलर की। दोनों जो है इन पति पत्नी के किडनैपिंग से और एब्डक्शन से काफ़ी परेशान और काफ़ी डिप्रेस्ड रहते हैं। इसी वजह से जो है मतलब जो बॉब टेलर है उसका जो मेंटल स्टेट है काफ़ी वीक है और उसको हमेशा जो है काफ़ी डर लगता था कि भाई वो उसको एक इनविजिबल मैन ने मतलब किसी ने उसको किडनैप कर रखा है। तो इस पे जो है एक बुक भी निकाली गई थी। FBI एजेंट जो वहाँ के थे उन्होंने एक बुक भी निकाली थी किसी ने कि मतलब एक मिसिंग मैन है, एक इनविजिबल मैन है जो कि किडनैपिंग करता है ऐसा। तो वो और डर गया था बॉब टेलर, ठीक है, वो उस टाइम की बात है। 2008 के आसपास जो है मतलब जो उसका हस्बैंड है मोरी जोन्स का हस्बैंड है वो कन्फेस करने जाता है प्रीस्ट के पास, जो कि मैं बताया था फादर डैन करके। प्रीस्ट के पास जाता है, वो बोलता है कि मैंने 16 बच्चों को मार दिया ऐसा ऐसा और ये वो मैं कन्फेस करना चाहता हूँ। तो फादर कहते हैं ठीक है तूने 16 बच्चों को क्यों मारा? तो उसने अपनी कहानी बताई कि मेरा बच्चा मर गया तो मैं अपने इसका मैं वो जो है एक बंदा भगवान से मिलना चाहता था ऐसा ऐसा उसने बोला। इस बात पे उस प्रीस्ट ने उसको मार दिया, मार के उसने वहीं पे उसको जो बेसम वाले घर पे छोड़ दिया था ऐसा। तो ये थी मिस्ट्री, इस कहानी की मिस्ट्री थी। कुछ एक और मैं आपको कोरिलेशन बताता हूँ। एंडिंग शायद मैंने थोड़ा बहुत नहीं बताया, ठीक है। तो उसके बाद जब कैलर जो है जब वो उसको ढकेल देती, जब कैलर जो है वो गड्ढे में चला जाता है तो उसको एक रेड विसल मिलती है। आपको याद होगा शुरू में बताया था कि उसने एक रेड विसल दी थी अपने बेटी को, तो उसको वो एक रेड विसल मिलती है वहाँ से, ठीक है। वो वही रेड विसल होती है जो खोई हुई रहती है, ठीक है। अब देखो अब होता क्या है कि ये बंदा कैलर जो है वो शुरू से ही एक भगवान के प्रति काफ़ी स्पिरिचुअल बंदा था, लेकिन हालात ने उसको एक प्रिजनर बना दिया, मतलब एक इमोशनल और जो उसकी फाइट थी अपने बेटी को ढूंढने के लिए। तो उसको ये प्रिजनर का मूवी का मतलब ही ये है कि जो आदमी फिजिकल जो है प्रिजनर नहीं, मतलब एक दिमाग एक इमोशनली भी एक प्रिजनर रहता है जो कि उसको स्थिति ऐसा बना देती है, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि उस घंटी की जो अपने बच्ची को दी थी कि भाई क्राई फॉर हेल्प, अब वो भी उस गड्ढे के अंदर मतलब ऐसा वो छुप गया, मतलब उसको छुपा दिया गया था और उसको जहर भी दिया गया था। जैसा बताया था कि उसको स्नेक का जो वो जूस है वो दिया गया था। तो वो स्नेक का जूस ऐसा होता है कि 24 घंटे के अंदर आदमी मर जाता है ऐसा। तो अब उसने कहा भी था, उसने जब होली जोन्स ने उसको दिया था तो कहा भी था कि भाई 24 घंटे के अंदर तू मर जाएगा इसमें। अब उसी दौरान जब वो अंदर घुस जाता है तो जब उसको ढकेल देती है अंदर घुस जाता है उस गड्ढे के अंदर, तो वही सीढ़ी मारना चालू करता है और आसपास लॉकी भी होता है। लेकिन लॉकी को लगता है कि हाँ भाई थोड़ा कुछ आवाज़ आ रही है, लेकिन कहाँ से आ रही है उसको पता नहीं है। लेकिन लॉकी जो है वो बात नहीं समझ में पाता है और मूवी जो है वहीं पे एंड हो जाती है। मूवी ये नहीं दिखाते कि भाई उसको कैलर को बचाया गया है कि नहीं, और जो है लॉकी ने वो मतलब कि जो लॉकी ने वो आवाज़ जो है मतलब सुनी कि नहीं ऐसा, ठीक है। ये एक मिस्ट्री हो गई, ठीक है। अब आगे फाइनली एक सुपर ट्विस्ट और मिस्ट्री बताऊंगा जो कि बहुत ही क्रूशियल है इस मूवी के लिए। रेडी फॉर द सुपर ट्विस्ट ऑफ दिस मूवी, जो कि बहुत कम लोगों ने जो है इसको फाइंड आउट किया होगा और मे भी फाइंड आउट कर भी लिया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ, एक सीन आता है मूवी में जो कि अराउंड कुछ मतलब 1.5 घंटे के बाद ही आता है, कुछ 1 आवर 50 मिनट्स के आसपास आता है। इस मूवी का एक सीन है, बहुत बड़ा कोरिलेशन है उसका, आप समझ जाओगे। एक सीन आता है जब मैंने बताया था कि जो है लॉकी बिल्कुल जो है एक डिप्रेस हो जाता है कि उसको सारे सस्पेक्ट्स मिलते हैं लेकिन वो एविडेंस जुटा नहीं पाता। उसको एक ही एविडेंस मिलता है मेज़ का, ठीक है। और वो मतलब काफ़ी कुछ सर्चिंग करता है, जैसे बताया था कि भूल भुलैया के बारे में कि मेज़ की ड्राइंग जो है वो कहाँ पे मतलब ऐसे थी। उसको फिर याद आता है कि भाई वो उसने वहाँ देखा था, ठीक है। अब इसी दौरान कुछ बीच में मतलब एक सीन भी आता है अराउंड, मैंने बताया था कि 140 से लेके 1 आवर 40 मिनट से 50 के आसपास को एक सीन आता है जिसमें वो अपने एक कैप्टन से बात कुछ कर रहा होता है और वो और जो वो मतलब एक सोफे में बैठा होता है, कैप्टन उसके सामने खड़ा होता है, ऐसा ये सीन चल रहा होता है। अब वो ऐसे बाल ऐसे करता है और उसके हाथ पे आप देखना अराउंड आई थिंक राइट वाले हाथ के फिंगर्स पे MAZE लिखा होता है, आप समझ रहे हो, मेज।
अब इसकी जो ट्विस्ट है वो डायरेक्टर ने जो है वो मतलब हाईलाइट कहीं नहीं करी है, लेकिन ये एक आपको गैस करना पड़ेगा कि उसके हाथ में जो है वो मेज़ी लिखा हुआ था और कोई और लैंग्वेज में लिखा हुआ था, लेकिन नज़र आ रहा था कि वो एम जैसा है, ए जैसा है, जी जैसा है और ये जैसा है। तो ये इस कहानी की बहुत बड़ी ट्विस्ट है, और इस ट्विस्ट का मतलब क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो लॉकी ने जो ये केस लिया था इन्वेस्टिगेशन का, किडनैपिंग का, वो इसलिए लिया था क्योंकि बहुत बड़ी ट्विस्ट है, क्योंकि लॉकी भी एक बंदा था जो कि होली और उसके हस्बैंड ने किडनैप किया था और संभाल गया था, और ये इनसे एक बदला भी लेना चाहता था। तो आप ये समझना कि ये केस लॉकी को क्यों दिया गया। अब समझना कि ये इसलिए दिया गया। और लॉकी जो है जब भी उस मेज़ के बारे में बात होती है आप फिल्म में देखना, तो हमेशा वो परेशान रहता है इस बारे में। तो आपको समझ में आएगा कि भाई वो क्यों परेशान रहता है, वो खुद और वो क्यों केस सॉल्व करना चाहता है। तो ये एक बहुत बड़ा ट्विस्ट था इस मूवी का, जो मतलब आपको आइडेंटिफाई करने से ही मिलेगा। इस मूवी में कोई आपको हिंट नहीं मिलेगा, बहुत ही ध्यान से देखना पड़ेगा। मैंने भी इसको सेकंड टाइम देखा, तब मुझे समझ में आया कि वो हाथ में जो लिखा हुआ था वो मेज़ी लिखा हुआ था, क्योंकि उसमें लग रहा था MEZE ऐसे लिखा हुआ था। ठीक है, आई होप आपको ये मूवी अच्छी लगी होगी, और मुझे इस मूवी का जो रिव्यू, स्टोरी और जो हिस्ट्री है और जो लास्ट का जो सुपर ट्विस्ट बताना कैसा लगा। और प्लीज़ आप इस रिव्यू को लाइक करें, कमेंट करें, और मुझे पता है कि अगर आपको कोई ऐसी मूवी पता है जो आप चाहते हो कि मैं रिव्यू करूँ, तो मैं डेफिनेटली करूँगा। ऑलराइट गाइस, थैंक यू, टेक केयर, बाय।